गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 27 दिसंबर हो गई है आज और टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। है टेस्ट नंबर 6060। ठीक है, 2021 के लिए टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। हर दिन इसका लाभ उठाते रहिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट से होगा क्या, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 60 तक पहुँच सकते हो। बैक टू बैक रिविज़न कर डालिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो 3 सेकंड का टाइम है। एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचेगा कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। करी पत्ता, जिसका घरेलू रसोई घर में यूज़ होता है, भारत का एक देशज पौधा है और औसत निर्माण के लिए अरबों डॉलर की क्षमता रखता है ये। अब बताइए, करी पत्ता द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपचार होता है या हो सकता है या किया जा सकता है? बताइए बताइए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया या फिर टीबी, किसका? मधुमेह का, मतलब डायबिटीज, ऑप्शन नंबर बी। तो करी पत्ता जो है मधुमेह रोग के उपचार का जो है दावा किया जाता है करी पत्ते से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा है इसमें? देखिए, कोबाल्ट 60 का तो कैंसर के उपचार में होता है। जो इसमें सोडियम 24 है ना, सोडियम 24, ये एक रेडियो समस्थानिक है जिसका रुधिर परिवहन तंत्र में जो है खून के थक्के का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। परिवहन तंत्र, कौन सा परिवहन? रुधिर परिवहन की बात हो रही है, सड़क परिवहन नहीं है ये। तो सोडियम 24 एक रेडियो समस्थानिक है। इसका प्रयोग जो है चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है और इसके प्रयोग से रक्त परिसंचरण तंत्र में जमे हुए खून के थक्के का पता लगाया जाता है। बात करें कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 कैंसर रोधी होता है। आयोडीन 131 की बात करें तो थायराइड ग्रंथि संबंधी रोगों तथा ब्रेन ट्यूमर के इलाज में प्रयुक्त होता है आयोडीन 131। और आर्सेनिक 74 जो है वो त्वचा संबंधी रोगों के इलाज में प्रयुक्त होता है। यूपी पीसीएस के फेवरेट हैं ये, बहुत पूछे जाते हैं, या तो मैच करने के लिए या सीधे सीधे। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं भाई? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं इसलिए? नहीं। फिर क्या हवा में प्रतिरोध होता है? ये भी नहीं है। जल में पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमेशा सही उत्तर है। तो प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो है सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रकृति प्रदर्शित करता है। द्रवों की इस प्रकृति के कारण स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्लियों की भांति जो है व्यवहार करता है और द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर विद्यमान इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव के विभिन्न उदाहरण हैं, जैसे कि एक उदाहरण हो गया कि पानी की बूंदों का गोल होना। मान लीजिए कूलर का यूज़ करते हो आप, तो कूलर में पानी भरा, मच्छर पर अपने लगता है 2-3 दिन बंद रहे तो, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, मिट्टी का तेल डाल दो या पेट्रोल डाल दो, तो इसमें जो लार्वा होता है ना, 3 दिन की तो ज़िंदगी होती है मच्छर की। अभी छोटा सा लार्वा फिर एग बन के वो कब जो है मच्छर बन जाता है। लेकिन मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल डालने से जो है इस जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे क्या होता है मच्छर का लार्वा डूबकर मर जाता है। इसलिए जो कूलर में जो पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, वरना उसमें मिट्टी का तेल डालो या पेट्रोल डालो। क्वेश्चन नंबर 4 है। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर डालना है, एक ढक्कन से भी काम हो जाएगा। टांका एक मिश्र धातु है। टांका या टका किसकी मिश्र धातु है? यह है लेड और टिन की। किसकी है? लेड और टिन की, यानी लेड को सीसा बोलते हैं, टिन का टिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, टांका जो है वो लेड और टिन के मिश्रण से बना है। टांके में 67% टिन होता है और 33% होता है सीसा। टांका मतलब कौन सा? जो सोल्डर आयरन होता है ना, सोल्डर, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उन पर जो टांके लगाते हैं, सिल्वर कलर वाला वो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? इनमें ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन? बताइए कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। तो पारा जो है सबसे भारी द्रव है, जिसका आपेक्षिक घनत्व होता है 13.6 और साधारण ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। ये लाइन बहुत पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
इसका मुख्य अयस्क जो है वो सिनेवार है और धातुओं से अभिक्रिया करके यह मिश्र धातु अमलगम का निर्माण करता है। यह विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक है ह्वागो डी ब्रिज, ऑप्शन नंबर डी। तो विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्वागो डी ब्रिज ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति एक पूछा जाता है तो वो सिद्धांत दिया था लैमार्क ने। कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई? कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन तो है नहीं और ना ही विटामिन है, कीटनाशी भी नहीं है, एंजाइम है क्या कोलेस्ट्रॉल? नहीं, स्टेरॉयड है कोलेस्ट्रॉल, सी। तो कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड होता है। यह रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग का एक मोम जैसा अवश्य पदार्थ होता है और यह पदार्थ जब रक्त में अधिक हो जाता है तो रक्त नलिकाओं में थक्का सा बनकर रक्त प्रवाह में अवरोध करता है और इसी के कारण आते हैं हार्ट अटैक। एक्सरसाइज करने से, जंक फूड ना खाने से जो है इससे बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। एक तरह से पूछ रहा है कि गुरुत्व त्वरण की बात कर रहा है। तो किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सारी जगह तो समान हो नहीं सकता, एलिमिनेट करो इसको। पोल्स पर सर्वाधिक होता है, करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, और विषुवत रेखा पर तो न्यूनतम होता है। अधिकतम क्यों लिख दिया इसने? मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक नहीं होता, कम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पता ही है, ये अपनी सुंदर सी पृथ्वी एक 0 डिग्री की बीच से रेखा खींचेंगे। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ विषुवत रेखा पर जो है न्यूनतम होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर यानी पोल्स पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर होता है न्यूनतम, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसलिए एक चीज़ याद रखना, पिंड का जो द्रव्यमान होता है ना वो सब जगह समान होता है। ठीक है, पिंड का द्रव्यमान जो होता है वो पृथ्वी पर सारी जगह समान होता है, लेकिन भार नहीं, भार नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी जो छाया है वो सबसे छोटी बनेगी? दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है कब? 22 जून को। तो 22 जून को छाया जो है सबसे छोटी होती है, सीधा सीधा याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, आसान सा प्रश्न है, 10th लेवल का, 9th-10th लेवल का, नाभिकीय संलयन से। ठीक है, नाभिकीय संलयन और रेडिएशन की प्रोसेस है जिससे आ रही है पृथ्वी तक, अब तक। तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। इसमें हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिलकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और इस निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें संलयन में क्या होता है, हल्के नाभिक मिलकर बड़ा नाभिक बनाते हैं और विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक जो है वो बहुत सारे छोटे नाभिकों में टूटता है। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम नाभिकीय सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता पाई जाती है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कौन सी कोशिकाएं हैं वो हैं स्टेम सेल्स, स्टेम कोशिकाएं, डी। तो स्टेम कोशिकाओं के अंतर्गत यह अद्भुत क्षमता होती है कि वह विकसित होकर वांछित अंग का निर्माण कर सकती हैं। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान के लिए यह कोशिकाएं वरदान साबित हो रही हैं, स्टेम सेल्स। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है? एक सैटेलाइट, सनलाइट से लेगा ना, वही है, सौर ऊर्जा है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सनलाइट से, उसमें जो बैटरी लगाई जाती हैं वो चार्ज होती हैं और वहीं से वो जो रडार और उसके जो छोटे छोटे कैमरे सब वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में देता है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है, या फिर दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। देखिए कुछ साल पहले, अब तो एलईडी एलसीडी आ गए हैं, टीवी होता था पीछे से निकला होता था उसका कुबड़ सा। ठीक है, जब इसको ऑन करते थे आप
तो आवाज़ पहले सुनाई देती थी, क्योंकि ये जिसकी पिक्चर ट्यूब होती थी ना पीछे, जो मटका सा निकला होता था घड़े की तरह, इसको गर्म होने में टाइम लगता था, ठीक है, उसके बाद फ़ोटो आता था। अगर किसी के पास टीवी हो तो आप जो है इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पुराना हो तो श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य जो है बाद में दिखाई देता है। बी है इसका आंसर। तो देखिए, टीवी ऑन करने से पहले आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद, सॉरी पहले नहीं, टीवी ऑन करने पर पहले आवाज़ सुनाई देती है, उसके बाद जो है दृश्य मतलब जो पिक्चर है वो दिखाई देती है, जिसका प्रमुख कारण है कि पिक्चर ट्यूब के अंतिम एनोड पर जो हाई टेंशन वोल्टेज है वो पहुंचने के बाद जो है कैथोड गर्म होता है। कैथोड गर्म होने के बाद ही पिक्चर ट्यूब कार्य करती है और स्क्रीन पर रोशनी आती है, और जब तस्वीर दिखने लगती है, ठीक है, और उसके बाद जो है तस्वीर दिखने लगती है, इस प्रक्रिया में जो है कुछ सेकंड लग जाते हैं। मतलब स्पष्ट है कि आवाज़ पिक्चर से पहले सुनाई पड़ती है, पहले है ये, पहले नहीं है, ठीक है। कई बार पूछा गया है प्रश्न यूपीपीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सुअर जो होते हैं ना, पिग, उनको मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, क्योंकि किसके उन्मूलन में सहायक हैं वो? क्या करते हैं वो? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, किसके उन्मूलन में सहायक हैं? जापानी एन्सेफेलाइटिस के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना चाहिए, जो है वो जो करते हैं जापानी एन्सेफेलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ने, जो चढ़ी झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाने से होने वाला रोग, उसका नाम बता दीजिए। क्या हो जाता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी जो झिल्ली है अगर उसमें सूजन आ जाए तो ल्यूकीमिया हो जाएगा क्या? ठीक है, ल्यूकीमिया तो कैंसर है, ये तो होगा नहीं। क्या होगा फिर? मेनिनजाइटिस हो जाएगा, मेनिनजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। वो ऊपर जापानी एन्सेफेलाइटिस ब्रेन की बीमारी है, मस्तिष्क की, वो भी। तो देखिए, मेनिनजाइटिस जो है वो वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। इस रोग से मस्तिष्क प्रभावित होता है, और इस रोग में रोगी को जो है तीव्र ज्वर आता है और उसके बाद में बेहोशी भी आने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में संक्रमण होता है, तथा कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा कभी कभी होता है। तो ये जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, 150 प्रश्न आते हैं यूपीपीसीएस में। अभी तक तो आलम ये था कि 32 या 28 या 27, 25 तक जो है जनरल साइंस के ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 22 से 24 तक जो है पिछले 2 वर्षों ही बनना है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।